नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और 3 लेक्चर मैं आपके ले चुका हूं। आइए 4th लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूटन्स लॉज पढ़ाए थे, न्यूटन के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपने वहाँ तक बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। उन नोट्स की हेल्प से आप अपनी नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते चलें। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यदि आप उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपको समय समय पर पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो सकें। बाकी आप वीडियो में भी मैं इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि आप वीडियो क्लास को अटेंड करने के बाद अपने नोट्स अपने आप प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, बाकी और पीडीएफ नोट्स से आपकी हेल्प हो जाएगी, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने नोट्स तैयार किया कीजिए। तो न्यूटन के जो लॉज हैं वो आप पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास में भी आपने पढ़े हैं और अब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इन्हें पढ़ा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आइए ऐसा मानते हुए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। और शर्त ये है, क्लास आगे आपको समझ में आए, इसके लिए आवश्यक है कि आप जो लास्ट क्लास तक है उसे आप तैयार कर लें, फिर आगे क्लास देखें। ठीक है, आइए चलते हैं फिर। तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, हर चीज़ फिर आपको समझ में आएगी। तो अगली क्लास देखने से पहले, उससे पहले का जो मैटर है वो सब आप तैयार कर लिया कीजिए। तो आज एक नया टॉपिक देखें, हेडिंग देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हिंदी में बताएं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो वो है ना, हिंदी में समझेंगे इसे। यूनिफॉर्म यानी एक समान, सर्कुलर माने वृत्तीय और मोशन माने गति, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसे, एक समान वृत्तीय गति। अब आप बता सकते हैं, यानी आपके है ना लिंक हो गया होगा कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। अब आपने पढ़ा होगा जब कभी भी, 11th में ही है ये भी, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, वृत्तीय गति है यानी सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर यानी वृत्तीय, यानी जो एक कण है, पार्टिकल है, वो मोशन जो कर रहा है ना, किस पाथ में कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार मार्ग में। कोई कण है ये, है ना, चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो देखो वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है ना, यानी सर्कुलर पाथ में। क्लियर है। और साथ में मोशन करते हुए जो इसकी वेलोसिटी है या स्पीड है, वो है यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म यानी एक समान, यानी जो इसका वेग है, इसकी चाल है, जो इसकी गति है, वो मोशन करते हुए, गति करते हुए इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी एक समान चाल से क्या करता है, कहने का मतलब है जब कोई कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो कण की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आपको लिंक हो गया होगा। बाकी देखो इंग्लिश में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा व्हेन ए पार्टिकल, है ना, यानी जब कोई पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल यानी जब कोई कण, पार्टिकल क्या होता है, कण। तो व्हेन ए पार्टिकल, ठीक है, जब कोई कण क्या करता है, मूव्स मानी गति करता है। ठीक है, मूव्स किसके अलोंग, किसके अनुदिश, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार मार्ग में, है ना, सर्कुलर पाथ। मार्ग कैसा है, सर्कुलर। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब कोई पार्टिकल, कोई कण मोशन करता है, गति करता है, यानी चलता है, मूव्स माने चलता है ना, किसके अलोंग, एक वृत्ताकार मार्ग पर, एक सर्कुलर पाथ में, है ना। लेकिन एक बात है, अभी तक तो केवल आपने सर्कुलर मोशन को बताया, अब हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए कहना पड़ेगा कि जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो विद कांस्टेंट स्पीड, यानी चाल जो है वो कैसी होनी चाहिए, नियत, विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, तो देखो दिस टाइप ऑफ मोशन, इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ
मोशन इज नोन एज, यानी इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, आप लिख लेंगे इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आया? ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यानी जब क्या होता है, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है तो कण की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी व्हेन एनी पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड या विद सेम स्पीड, तो देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात क्लियर है? एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको क्लियर होगी। ठीक है, आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यूनिफॉर्म, इसे हाँ वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेना, टॉपिक रफली नोट्स बनाया करो वीडियो क्लासेस के दौरान, वीडियो क्लास के दौरान, और बाकी फेयर नोट्स फिर जब PDF और वीडियो क्लास के दौरान जो आपने नोट्स बनाए हैं रफली, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया करो, और साथ में कोई बुक भी हो आपके पास तो उसकी भी हेल्प ले लिया करो। ठीक है, नोट्स एकदम बेस्ट होनी चाहिए। तो देखो ध्यान दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप समझ गए। चलो तो देखो एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये भी डेरिवेशन है आपका एक। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद मैं आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और करा दूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये भी आपका 11th में था, और इसे हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, इसके लिए शर्त ये है कि जो पार्टिकल है, जो कण है, वो कौन सी मोशन करते हुए होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कण जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म करना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कण कैसी गति करता हुआ होना चाहिए, एक समान वृत्तीय गति। तो देखो इस तरीके से मान लो, यहाँ पे सेंटर होगा, ये सेंटर है, और इस सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ। अब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, कैसी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो इस पॉइंट पर है मान लो, तो उसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है। देखो एक बात बताओ, एक बात सुन लीजिए पहले ध्यान से। स्पीड होती है एक तो, और एक होती है वेलोसिटी। स्पीड कहते हैं चाल को, और वेलोसिटी कहते हैं वेग को। तो चाल और वेग में क्या अंतर होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि 9th का टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, 9th की बातें हैं सब, है ना। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होती स्पीड में। और वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये क्या है, सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ वे क्वांटिटी हैं, वे राशियाँ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, दोनों होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उन्हें स्केलर या अदिश राशियाँ कहते हैं, या स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है ना स्पीड सेम है। स्पीड क्यों सेम है, क्योंकि मान लो 5 है ना मीटर पर सेकंड है। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो किसी भी पॉइंट पर रहे पार्टिकल, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, A to Z, सब जगह उसकी जो स्पीड है ना वो कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन में कोई चक्कर भी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस पॉइंट पर देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। और इस पॉइंट पर देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पर देखोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, और इस पॉइंट पर देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। तो हर जगह डायरेक्शन अलग अलग है, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी अलग अलग है। क्लियर है? तो वेलोसिटी तो इसकी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी के अंतर्गत मैग्नीट्यूड तो सेम है,
लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग है, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन की क्या है, वेलोसिटी इसकी मोशन की अलग है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है। लेकिन जो स्पीड है वो क्या है, हर पॉइंट पर सेम होगी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है ना, मैग्नीट्यूड रहता है केवल, तो हर पॉइंट पर स्पीड क्या है, सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो, लेकिन वेलोसिटी अलग है, तो मान लो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर v1 है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर v2 है, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर v3 मान लो, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर v4 मान लो। क्लियर है। तो देखो वेलोसिटी बदलती रहती है, तो वेलोसिटी बदलती रहती है ना, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ना, तो डायरेक्शन के बदलने से एक ऐसा एक्सेलरेशन पता किसे कहते हैं, स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ डायरेक्शन के बदलने से एक ऐसा एक्सेलरेशन सेंटर की ओर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक ऐसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन किसकी तरफ रहती है, सेंटर की ओर, है ना, सेंटर की ओर। तो उस एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं, उस त्वरण को ही क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्र त्वरण। तो देखो यहाँ पे अंदर की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है। यहाँ पे देखो अंदर की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा a2, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a4। ठीक है। एक्सेलरेशन या त्वरण भी सदिश राशि होती है, इसलिए इसकी भी डायरेक्शन है। तो यानी देखो इसकी परिभाषा एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, आपकी लिंक हो जाएगी 11 से भी। बाकी जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं अब भी, वो हिंदी मीडियम में सुनकर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, क्लियर है, तो ये क्या बदल रही है, दिशा बदल रही है ना। तो कण की दिशा बदलने के कारण केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो कण की गति की दिशा बदलने पर केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर है। हिंदी मीडियम वालों का लिंक हो गया होगा। अब देखो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो व्हेन ए पार्टिकल, यानी जब कोई कण, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, ठीक है, या मूव छोड़ो, इस बार ये कह दो कि कोई कण क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है कोई पार्टिकल। क्लियर है। तो क्या होता है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से सेंटर की ओर, है ना, मोशन की डायरेक्शन, पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन चेंज होने से सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो देयर विल प्रोड्यूस, या देयर प्रोड्यूस लिख दो बस, है ना, देयर प्रोड्यूस यानी उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर, है ना, देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक त्वरण, देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, किसकी तरफ, केंद्र की तरफ। तो टुवर्ड्स माने की ओर या की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर किसका है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है। सर्कुलर पाथ यानी जो वृत्ताकार पथ है उसके केंद्र की ओर। क्लियर है। अब क्यों, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लिख दो, ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू चेंजिंग, ड्यू टू चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई आप देखो इस पॉइंट पे देखेंगे डायरेक्शन अलग है वेलोसिटी की, मोशन की, यहाँ देखेंगे यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो वेलोसिटी की यानी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। किसकी डायरेक्शन, मोशन की कह दो या वेलोसिटी की कह दो, है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इस कारण से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है किसकी तरफ,
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, वृत्ताकार मार्ग है, इसके सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? तो ड्यू टू चेंजिंग, ड्यू टू मानी के कारण, किसके कारण? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। ठीक है, तो फुल स्टॉप। और इसके बाद क्या कहेंगे? दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज, लिख देंगे पूरा, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज, या इज कॉल्ड, लिख लेंगे आप पूरा, इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये था आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, तो आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बाकी हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स की जो लैंग्वेज है और जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहा हूँ, दोनों में अंतर हो सकता है। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि लैंग्वेज में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, और लैंग्वेज तो अपने आप लिख देनी है आपको। तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप जितनी भी बार लैंग्वेज लिखेंगे तो हर बार लैंग्वेज अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है? तो लैंग्वेज पे इसलिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लैंग्वेज तो बल्कि खुद बनानी है, इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। क्लियर है? तो आप पीडीएफ नोट्स की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन से अपने नोट्स बनाए अच्छे से, जो भी आपको फिर उसमें वर्ड और जो भी लैंग्वेज ठीक लगे। क्लियर है? क्योंकि देखो, यदि चीज़ें रटी हुई नहीं हैं तो कोई एक व्यक्ति दो जगह बिल्कुल सेम लैंग्वेज नहीं बोल सकता, है ना। तो पीडीएफ नोट्स बनाते समय क्या पता माइंड मेरा क्या रहा है, क्या लिखी मैंने लैंग्वेज, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब क्या लैंग्वेज है मान लो, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है, इसलिए आप दोनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाएं। ठीक है, और बाकी किसी बुक वगैरह की हेल्प लें तो और भी अच्छा रहेगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं फिर इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। हेडिंग है आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो मतलब अब तक हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने कहा था कि वो क्या करें, हर वर्ड की, है ना, हिंदी इंग्लिश क्या होती है, मतलब जो हिंदी में जानते हैं, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो आप इसकी हिंदी एक साइड, इंग्लिश एक साइड, इस तरीके से अपने नोट्स भी बनाते चलें। आपको लिंक हो जाएगा, फिर एक बार मेहनत कर लेंगे ना तो फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, या हिंदी में इसे ये कहते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको डेरिवेशन निकालना है किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और किसके अंतर्गत, किस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यानी जब पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तब आपको डेरिवेशन करना है। तो यानी एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन किसका है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। ठीक है, तो डेरिवेशन करना है किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंतर्गत आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करना है। ठीक है, आइए इसके डायग्राम्स देख लेते हैं। भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहले बात कर लेते हैं। क्लियर है? ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर होगा, मान लो ओ मान लो। ठीक है, कोई कण, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो देखो मान लो शुरुआत में वो यहाँ पे है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद डेल्टा टी टाइम बाद मोशन करते हुए, है ना, ऐसे मोशन करते हुए इस तरीके से यहाँ आ जाता है। तो मान लो ये जो पॉइंट है ये आपका P1 है, और ये जो पॉइंट है मान लो ये कितना है, P2। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है मान लो कितनी है, वेक्टर V1, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है मान लो कितनी है, वेक्टर V2। बात समझ में आ रही है आपको? और ये डेल्टा देखो इस तरीके से ऐसे मिला लो इसे। क्लियर है? और यहाँ पे मान लो एंगल जो बन रहा है वो कितना है, थीटा। बात आपको समझ में आ रही होगी। और P1 से P2 तक ये जो पार्टिकल जा रहा है मोशन करते हुए, ये मान लो कितने टाइम इंटरवल में जा रहा है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। कितने में, डेल्टा टी में। क्लियर है? और मान लो ये जो डिस्टेंस है इसे मान लो कितना, मान लो डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस यानी डिस्प्लेसमेंट। भाई एक पार्टिकल से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो डिस्प्लेस तो हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना है, डेल्टा एस। क्लियर है? इसका दूसरा डायग्राम जो है इसी की हेल्प से बनाते हैं। देखो ये जो वेक्टर V1 है इस तरीके से है, इस तरीके से है ना,
तो इसे उठा के थोड़ा अलग रख लो। ये वेक्टर v1 है आपका, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो वेक्टर v2 है इसे उठा के इसके साथ रख लो यहाँ पे, है ना, ये रख लिया वेक्टर v2। तो देखो ये कौन सा है, वेक्टर v1 और वेक्टर v2। क्लियर है। इस पॉइंट को कुछ भी मान लो c है ना, और मान लो ये q1 है और ये q2। तो देखो वेलोसिटी इस पॉइंट पर p1 पर v1 थी और फिर v2 हो गई है, तो वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ होगा क्योंकि v1 से v2 हुए, चाहे कम हुई हो ज़्यादा हुई हो। और आपको पता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, यानी सेंटर की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सेंटर की यानी केंद्र की ओर त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है स्पीड का बढ़ना, गति चाल का बढ़ना। तो इसका मतलब है इंक्रीमेंट हुआ है ना, वृद्धि हुई है गति में, मतलब चाल में, है ना। तो जो चाल तो समान रहेगी, वेग में वृद्धि हुई है ना, क्योंकि चाल तो समान रहेगी, क्योंकि क्या है ये एक समान वृत्तीय गति है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लो जो चेंज हुआ है ना वो मान लो कितना है, डेल्टा वेक्टर v। डेल्टा का मीन्स मैंने बताया था चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और वेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने एक बात और सुन लो, वेक्टर v1 है उसका मॉडुलस ले दें, आपको पता होगा किसी वेक्टर का मॉडुलस ले दिया जाता है ना, तो वो ये आ जाता है मॉडुलस यानी परिमाण। तो किसी इस वेक्टर का सदिश का मापांक ले दिया जाए, मॉडुलस ले दिया जाए, तो परिमाण आ जाता है, वेक्टर हट जाता है उसपे से। तो देखो वेक्टर v1 इसका जो मापांक है, परिमाण निकलेगा, वो किसके बराबर होगा, वेक्टर v2 के। क्योंकि देखो वेलोसिटी तो अलग अलग है, लेकिन मॉडुलस लेते ही डायरेक्शन खत्म हो जाती है, तो स्पीड, तो फिर ये स्पीड बन जाएगी, और स्पीड तो कांस्टेंट है, और मान लो कितनी है स्पीड, स्मॉल v। क्लियर है। देखो यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको एक बात पता होगी, ये जो है ना, ये वाली जो है वेक्टर v1 ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो एक बात आपको पता होगी, किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है। देखो इसका परपेंडिकुलर मान लो ये है, इसका परपेंडिकुलर ये, ठीक, देखो चलो यहाँ पे बना देता हूँ, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसका इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्लियर है। तो यदि इन दोनों लाइंस के बीच वो है ना थीटा एंगल, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, उन दोनों के बीच भी थीटा एंगल ही होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच भी उतना ही एंगल होता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो इस बात को लिख लेना आप अलग को नोट करके, कि किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है। तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो इन दो लाइंस के बीच जो एंगल था थीटा, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल हो जाएगा थीटा। बाकी ये 11th में भी है डेरिवेशन, है ना, तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 11th में भी आप इसे पढ़ चुके हैं, अभी तो शुरुआत में वही चलेगा, काफ़ी चीज़ें जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलें आगे, बाकी बस थोड़ा सा उसी का विस्तार होना है जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, ये रेडियस और मान लो, ये जो सर्कुलर पाथ है मान लो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आए? तो बस अब इन डायग्राम्स के बारे में आपको लिखना है। तो देखो एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ, जो हिंदी में कुछ स्टूडेंट नोट्स बना रहे हो। देखो सबसे पहले कहेंगे माना कोई कण, माना कोई कण, ठीक है, क्या कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन एक समान वृत्तीय गति जो कर रहा है वो वृत्ताकार पथ पर कर रहा है, और उसमें त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, यानी रेडियस, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है, यानी वेलोसिटी तो छोड़ो, स्पीड कितनी है v। मैंने बताया वेलोसिटी तो अलग अलग है, स्पीड लेकिन सेम रहेगी। तो माना कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है ना, और कहाँ कर रहा है, किस पथ पे कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर, है ना। तो सारी बात कंबाइन करके लिखेंगे। तो माना कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर स्मॉल v चाल से वृत्तीय गति कर रहा है, यानी क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, लेट एनी पार्टिकल, कोई कण
परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ, इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। क्लियर है, कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है और रेडियस कितनी है पाथ की, सर्कुलर पाथ की स्मॉल आर है, और स्पीड कितनी है विद वेलोसिटी स्मॉल वी। क्लियर है, तो लेट एनी पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर है ना, विद स्पीड स्मॉल वी। क्लियर है, तो देखो वो डेल्टा टी टाइम में, आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय पश्चात वो जो कण है बिंदु P1 से P2 पर आ जाता है। तो आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। क्लियर है, आफ्टर कवरिंग डेल्टा एस डिस्टेंस, डेल्टा एस डिस्टेंस को कवर करने के बाद, डिस्टेंस यानी दूरी है ना, वो जो पार्टिकल है कण है वो P1 से P2 पर आ जाता है और डेल्टा टी टाइम लगता है ना P1 से P2 तक जाने में। फिर ये कह दो द वेलोसिटी एट पॉइंट P इज वेक्टर V1 एंड द वेलोसिटी एट पॉइंट P इज वेक्टर V2। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो आपका ये है ना, जो चित्र बनाया है, डायग्राम बनाया है, बस इसके बारे में 5-6 लाइन लिखनी है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि डायग्राम में क्या क्या है, और कोई है ना विशेष बात नहीं है। बाकी ये है ना, ये क्या है, देन चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये और देख लो। तो मतलब लैंग्वेज लिखने के बाद ये लिखना है, देन वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन, देन चेंज इन वेलोसिटी। देखो डेल्टा V बराबर, भाई पहले V1 थी वेलोसिटी, अब V2 हो गई है, तो चेंज कितना हुआ है V2 माइनस V1, तो डेल्टा V हो जाएगा वेक्टर V2 माइनस वेक्टर V1। क्लियर है, ठीक है जी। तो वो चेंज है, तो देन चेंज इन वेलोसिटी आप लिख लेंगे यहाँ तक, और फिर देखो अब डेरिवेशन करते हैं, लैंग्वेज आप लिख लेंगे, मैंने बोल दी है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और कन्वर्ट कैसे करते हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को बता रहा हूँ। आइए देख लेते हैं, डेरिवेशन करते हैं। देखो आप देख के बताओ, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो है OP1 P2 है ना, OP1 P2 एंड, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा ये वाला CQ1 Q2। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आर सिमिलर, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी यानी गुण लगाओ सिमिलर ट्राइंगल्स का, या फिर डायरेक्ट देखो दूसरा मेथड भी है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जानते हो ना, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में फॉर्मूला, बाकी पढ़ते ही आ रहे होंगे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो देखो एंगल कितना है, थीटा है, आर्क कितनी है, आर्क ये रहती है ना, कितनी है ये, देखो यहाँ पे देख लो डेल्टा एस है ना, या वैल्यू बाद में रख देना, पहले वैसे ही नाम लिख लो है ना। आर्क कितनी है पहले ट्राइंगल के लिए, P1 P2 तो है, P1 P2, और रेडियस कितनी है ये रही OP1 मान लो, चाहे OP2 मान लो है ना। दूसरे ट्राइंगल में देखो आर्क कितनी है, डेल्टा V या Q1 Q2, और रेडियस कितनी है CQ1 कह दो या CQ2 कह दो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला लगाया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ तक दिख रहा है आपको। चलो देखो अब क्या करेंगे, P1 P2 इन सब की वैल्यूज रखते हैं, तो देखो थीटा को छोड़ दो चाहे है ना, तो P1 कितना है, P1 P2 ये है आपका डेल्टा एस, कितना है डेल्टा एस, OP1 कितना है स्मॉल आर, और Q1 Q2 कितना है आपका डेल्टा V है ना, वेक्टर नहीं ले रहे, वेक्टर रहने दो, और CQ1 कितना है आपका वेक्टर V1, लेकिन V1 लेंगे, ठीक है। V1 क्यों लेंगे, मतलब दोनों का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे CQ1 कह सकते हो या CQ2 कह सकते हो है ना। ऐसे ही आप यहाँ तो देखो दोनों सेम है ही,
तो CQ1 होगा तो V1 हो जाएगा, और CQ2 हो जाएगा तो V2 हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट भी लिखेंगे, क्योंकि ये बात मैंने बता दी है, इसे भी आप लिख लेना लैंग्वेज में वही, कि वेक्टर V1 वेक्टर V2 इन दोनों का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो स्मॉल v के बराबर है। तो देखो V1 लिखोगे तो यहाँ पे वेक्टर ही ले रहे हैं ना, मैंने कहा वेक्टर ही ले रहे, और जब वेक्टर नहीं लोगे तो फिर तो मैग्नीट्यूड रहेगा केवल, और मैग्नीट्यूड रहेगा तो वेलोसिटी नहीं है, फिर वो स्पीड है, और स्पीड तो हर जगह क्या है, सेम है, तो स्मॉल v रहेगा केवल, है ना। तो यहाँ क्या रहेगा, स्मॉल v। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर देख लीजिए, दोनों तरफ इस डेल्टा t से डिवाइड कर दो। क्या कर रहे हैं, तो ऑन डिवाइडिंग बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा t से। तो देखो डेल्टा s है ना, अपॉन r जो है इसे थोड़ा अलग लिखेंगे, अपॉन डेल्टा t और इंटू 1 अपॉन r। दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर रहे हैं, और इसे भी ऐसे करो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है, और इंटू में 1 अपॉन v। तो देखो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t पता क्या हो जाएगा, डेल्टा s डिस्प्लेसमेंट है और ये है टाइम इंटरवल, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है आप जानते होंगे, ये होता है दूरी या वेग, भाई विस्थापन बटे समय अंतराल, या क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो वेलोसिटी यानी एक तरीके से स्पीड है ना, तो v आ जाएगा, और इंटू में क्या है 1 अपॉन r, और देखो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी वेग में परिवर्तन, है ना, बटे समय अंतराल। तो क्या आ जाएगा, त्वरण, एक्सेलरेशन, और इंटू ये। क्लियर है, तो साइड में लिख दो ये बातें कि ये डेल्टा s अपॉन डेल्टा t क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला, ये 11th क्लास में था। क्या होता है, वेलोसिटी, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। क्लियर है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है, चलो तो देखो v अपॉन r, या v इधर पहुंचा दोगे तो v स्क्वायर अपॉन r, और इंटू में a। तो देखो a बराबर क्या आया, v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो कहने का मतलब ये डेरिवेशन किसका था, ये डेरिवेशन था आपका, किसका था ये डेरिवेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। कर लेंगे ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है, इसे आप कर लेना। तो ठीक है, आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यहाँ तक आप PDF नोट्स में आपको दे दूंगा लेक्चर के तुरंत बाद ही। बाकी PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, और वीडियो का लिंक भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो बाकी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें, और अपने नोट्स बनाते रहें, बहुत अच्छे से तैयार करें। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में है और नोट्स बना रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो नोट्स बनाकर मुझे सेंड भी क्या करें, है ना, व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मुझे पता चले कि है ना कितने स्टूडेंट अच्छे से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो मन को है ना प्रसन्नता मिलती है थोड़ी, कि अपना जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। ठीक है ना, तो बस इतनी ही अपेक्षा है। और बाकी हाँ, कमेंट भी कर दिया करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। और बाकी आपकी कमेंट है ना बड़ा मोटिवेशन प्रदान करती है, तो इसे कर लेंगे ना आप बहुत अच्छे से। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।